हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा साइंस का नेक्स्ट टॉपिक नॉन मेटल्स के बारे में। आपको पता है हमने साइंस की क्लासेस स्टार्ट की हैं। अब आपकी जो क्लासेस है ना वो रेगुलर रहेंगी। अब ऐसा लगाकर चलें कि आपके पास आपके एग्जाम में ओनली 1 मंथ का टाइम है। तो ये क्लास आपको पता है चंडीगढ़ पीआरटी के लिए है। तो आपके चंडीगढ़ पीआरटी के एग्जाम में शायद आपको 1 मंथ का ही टाइम मिलेगा, इससे ज्यादा टाइम आपको देखने को नहीं मिलने वाला है। आप ये लगाकर चल सकते हैं कि आपका जो एग्जाम है वो दिसंबर के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक में कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो आप उसी को ही टारगेट लेकर चले। मैं एक वीडियो बना दूंगी जिसमें मैं आपको सारा एक्सप्लेन कर दूंगी, जितने भी टॉपिक्स जो मैंने कराए हैं उनको कैसे रिवाइज करना है, इसके साथ साथ साइंस को कैसे रिवाइज कर लेना है, और जो आपके टॉपिक्स रह गए हैं उसको आपको कैसे रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक्स हैं जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, वो सारा मैं आपके साथ में डिस्कस कर लूंगी। तो एक उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे, वहां पर हम सारा डिस्कस कर लेंगे। वो वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो उसमें ना हम 1 मंथ की स्ट्रेटेजी लेकर चलेंगे और उसी तरीके से आप तैयारी करेंगे। तो वैसे तो ये क्लास हमारी साइंस से रिलेटेड है, अभी 4-5 क्लासेस ही और बनेंगी आपकी साइंस से रिलेटेड केमिस्ट्री की। अदरवाइज आपकी जो केमिस्ट्री है वो कंप्लीट हो जाएगी। ये नॉन मेटल्स का टॉपिक है, इसके बाद एक टॉपिक और रह जाएगा मेटेलॉइड्स का, एंड देन आपका केमिस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी। इसमें मैंने आपको जो पीरियोडिक टेबल है ना वो नहीं कराई है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल जो है वो आपको पता है सिलेबस से हटा दी गई है, इसलिए मैंने इसको ऐड नहीं किया। बाकी सारे टॉपिक्स मैंने इसमें आपको करा दिए हैं। एक और गैसेस वाला टॉपिक जो है, अलग अलग जो मतलब साइंटिस्ट थे जिन्होंने गैसेस के लिए अलग अलग नियम दिए थे, वो टॉपिक और रहता है। तो ऐसा लगाकर चले कि आपकी 4 से 5 क्लासेस और केमिस्ट्री की हो सकती हैं। उसके बाद हम फिजिक्स या बायोलॉजी स्टार्ट कर देंगे और ये क्लास जो है रेगुलर रहेंगी, ठीक है। और कल हम लाइव आएंगे 5 से 6 के बीच में हमारा जो लाइव सेशन रहेगा, तो आप उसको भी ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। वहां अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो संडे को लाइव होंगे हम, संडे को 5 से 6 बजे लाइव होंगे। ये क्लास शायद मैं अभी अपलोड कर दूं, या फिर मैं आपको ये क्लास आप शायद संडे को ही देखेंगे। तो मैं कोशिश करूंगी अभी अपलोड करने की, तो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो हम स्टार्ट कर देते हैं। यहां पर लिखा है नॉन मेटल्स। इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको मेटल्स का जो कंप्लीट टॉपिक है वो पढ़ा दिया था। मेटल्स क्या होती हैं, उपधातु क्या है, कौन सी धातु के मिश्रण से बनी है, किसके मतलब मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, वो सारा का सारा मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ। अब ये जो हमारी क्लास है वो नॉन मेटल से रिलेटेड रहेगी। इसमें मैं आपको नॉन मेटल की फिजिकल और साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाने वाली हूँ। इसके बाद कुछ नॉन मेटल्स के बारे में भी हम इस क्लास में जानने वाले हैं। तो स्टार्ट कर देते हैं। अधातु क्या होती है? नॉन मेटल्स जो होती हैं वो अधातु, हिंदी में उसे अधातु के नाम से जानते हैं। अधातु वे पदार्थ है जिसमें धात्विक गुणों का क्या रहता है, अभाव रहता है, यानी कि जिसमें मेटालिक प्रॉपर्टीज नहीं होती। जैसे मेटल्स क्या थी, जिसमें मेटालिक प्रॉपर्टी थी वो मेटल्स है, जिसमें मेटालिक प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है उसे हम क्या कह देते हैं कि ये नॉन मेटल्स हैं। अधातु भौतिक स्वरूप और रासायनिक संरचना दोनों आधारों पर क्या होती हैं, धातुओं से अलग होती हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि जो नॉन मेटल्स हैं उनकी अपनी क्या होगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, और फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी। और ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये मेटल से क्या होने वाली हैं, अलग रहने वाली हैं। अब तक ज्ञात यानी कि अब तक टोटल 118 तत्वों में से 91 मेटल्स मिले हैं, 20 नॉन मेटल्स हैं और 7 क्या है, मेटेलॉइड्स हैं। तो यहां पर क्या क्या मिला है, 91 क्या है, मेटल्स है, इसके साथ साथ 20 नॉन मेटल्स हैं। तो इस क्लास में हम 20 नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे और 7 मेटेलॉइड्स हैं। ये 7 मेटेलॉइड्स वाला हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, मतलब जब मेटेलॉइड्स का टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे। तो आपसे पूछा जा सकता है कि टोटल एलिमेंट्स कितने हैं, तो आपको एलिमेंट्स 118 टिक करने हैं। आपसे पूछा जा सकता है मेटल्स कितनी है, तो आपको मेटल्स 91 टिक करनी है। आपसे पूछा जा सकता है नॉन मेटल्स कितनी है, तो आपको नॉन मेटल्स 20 टिक करनी है। आपसे मेटेलॉइड्स पूछा जा सकता है, तो आपको मेटेलॉइड्स 7 टिक कर देना है। धातुओं की तुलना में अधातुओं की संख्या क्या है, हमारे पास में कम है, यानी कि हमारे पास धातुएं ज्यादा हैं। अभी मैंने आपको बताया 91 धातु है, यानी कि 91 मेटल्स है, और अधातु क्या है, हमारे पास में कम है। लेकिन फिर भी मतलब जो हमारा यूनिवर्स है, हमारे यूनिवर्स में 2 अधातुएं जो हैं वो सबसे ज्यादा पाई गई हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं हमारा जो यूनिवर्स है वो इन 2 अधातुओं से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और हीलियम से। तो
वैसे तो हमारे जो मेटल्स हैं वो ज्यादा हैं, लेकिन यूनिवर्स की बात की जाए तो यूनिवर्स में हमारे पास में हाइड्रोजन ज्यादा है और हाइड्रोजन के साथ साथ हमारे पास हीलियम ज्यादा है। तो हमारा जो मतलब यूनिवर्स है वो दो अधातुओं से मिलकर बना है। तो ये नॉन मेटल्स है हाइड्रोजन और हीलियम। भू प्रॉपर्टी का 46% भाग जो है वो किससे मिला है? ऑक्सीजन नामक अधातु से निर्मित है। तो आपको ये भी याद रखना है, वैसे तो हमारे जो पीरियोडिक टेबल है या जो एलिमेंट्स है उनमें सबसे ज्यादा मेटल्स पाई गई हैं, लेकिन हमारे अगर यूनिवर्स की बात की जाए तो यूनिवर्स जो है वो सबसे ज्यादा ये जो नॉन मेटल्स है हाइड्रोजन और हीलियम इनसे ही मिलकर बना है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, जो जीवित ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका शरीर भी मुख्यतः किससे निर्मित होता है? अधात्विक तत्वों से ही निर्मित होता है। तो आई होप यहाँ तक के पॉइंट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम जान लेते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में। यहाँ पर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं, क्योंकि जितनी भी ये प्रॉपर्टीज मैंने आपको पढ़ाई है, चाहे मैंने आपको मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी तो उसमें भी मैंने आपको बताया था कि ये कितने टाइप की प्रॉपर्टीज होती है, 2 टाइप की प्रॉपर्टीज होती है। इसमें से एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी और एक इसमें कौन सी प्रॉपर्टी होती है? केमिकल प्रॉपर्टी होती है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी की हम बात कर लेते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। तो सबसे पहले हम जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में एंड देन हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। अधात्विक तत्वों के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस 3 तत्व शामिल हैं, यानी कि इसमें कहा गया है कि जो अधात्विक है, नॉन मेटालिक एलिमेंट्स हैं, उनमें क्या क्या हो सकता है? ये ठोस भी हो सकती है, ये द्रव भी हो सकती है और गैसीय स्टेट में भी पाई जा सकती हैं। तो तीनों स्टेट में ये पाई गई हैं, शामिल हैं। जैसे कार्बन है, ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है, तो इसके एग्जाम्पल हैं। इसके बाद यहाँ पर कार्बन जो है वो ठोस है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में है और हाइड्रोजन जो है वो आपका गैसियस स्टेट में पाया गया है। इसके बाद नॉन मेटल्स जो है वो क्या होती हैं? चमक विहीन, यानी कि नॉन लस्टर्स होती है, उनमें क्या नहीं होती? चमक नहीं होती। इसमें क्या है? नॉन मेटल्स है। नॉन मेटल्स कैसी होती है? नॉन लस्टर्स होती है, यानी कि उनमें क्या नहीं होती? चमक नहीं होती। जैसे मेटल्स के बारे में मैंने आपको बताया था, मेटल्स में क्या पाई जाती है? चमक पाई जाती है, ब्राइटनेस होती है और वो हार्ड होती हैं। जैसे लोहा है, जैसे चांदी है, सोना है, ये सब क्या है? हार्ड है और कैसे हैं? चमकदार हैं। लेकिन नॉन मेटल्स की बात की जाए तो नॉन मेटल्स उसके अपोजिट है, नॉन लस्टरस होती है, यानी कि उनमें कोई भी चमक नहीं होती। और इसके साथ साथ जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉफ्ट होती हैं, ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल का मतलब फ्रेगाइल होती है, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, लेकिन यह धातुओं को तोड़ना बहुत ज्यादा आसान नहीं है। इसके साथ साथ कोयला और सल्फर क्या है? इसके प्रमुख एग्जाम्पल हैं। किसके? यहाँ पर नॉन मेटल के एग्जाम्पल लिखे हैं, जैसे कोयला है और सल्फर है। यहाँ पर इसका कुछ इसके एक्सेप्शंस दिए गए हैं। जैसे कार्बन का प्रूफ होता है हीरा, तो यहाँ पर जो हीरा है वो क्या है? यहाँ पर इसका एक्सेप्शन हम कह सकते हैं। अधातुएं इस अप्रूप का क्या है? अपवाद है, क्योंकि ये जो हीरा है कैसा होता है? कठोर होता है, हार्डेस्ट नॉन मेटल है। तो आपसे पूछा जाए ऐसी कौन सी नॉन मेटल है जो सबसे ज्यादा हार्ड है, तो आप क्या टिक करेंगे? उसमें हीरे को टिक करेंगे। हीरा जो है वो सबसे ज्यादा हार्ड होता है। हीरे का अपवर्तनांक बताया था मैंने, शायद 2.42 था, तो इसका अपवर्तनांक भी सबसे ज्यादा होता है। तो ये शायद मैंने आपको पता नहीं पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया, मैंने शायद आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, तो कार्बन का अन्य अपरूप जो है वो क्या है? हीरा है। ये अधातुएं क्या होती है? इसका मतलब इसमें जो हीरा है वो क्या है? इसका अपवाद है, एक्सेप्शन है। और एक जो आपके एग्जाम होते हैं उन एग्जाम्स में एक्सेप्शन ही पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हीरा हार्डेस्ट नॉन मेटल है। इसके बाद पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन मेटल्स जो है वो क्या होती हैं? पुअर कंडक्टर होती हैं, हीट की भी और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी की भी। जो मेटल्स थी वो क्या थी? गुड कंडक्टर थी। जैसे लोहा है, गुड कंडक्टर होता है। जैसे चांदी मैंने बताया था, गुड कंडक्टर है। वैसे ही जो नॉन मेटल्स है वो सारी की सारी पुअर कंडक्टर है, किसकी? हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन इसमें भी एक एक्सेप्शन पाया जाता है, जैसे ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट को छोड़कर जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो सभी क्या है? पुअर कंडक्टर हैं, इलेक्ट्रिसिटी की भी और हीट की भी। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ये नॉन लस्टरस एंड नॉन सोनोरस होती हैं। नॉन लस्टरस का मतलब जो चमकती नहीं है, और नॉन सोनोरस जिसमें से कोई साउंड नहीं आती है।
आयोडीन को छोड़कर सभी धातुएं कैसी हैं, चमक रहित है, यानी कि उनमें चमक नहीं है। यहाँ पर भी एक्सेप्शन आ जाता है आयोडीन का। तो यही आपसे पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो क्या होते हैं, अपवाद होते हैं, जो एक्सेप्शंस होते हैं। तो नॉन लस्ट्रस में अगर आपसे पूछा जाए कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो क्या है, लस्ट्रस है, तो आप क्या टिक करेंगे, आयोडीन है वो। लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, आपको पता होना चाहिए जितनी भी नॉन मेटल्स हैं सभी का लो मेल्टिंग पॉइंट है और लो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि बहुत जल्दी फ्रगाइल हो जाती है, बहुत जल्दी टूट जाती है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, भी मैंने आपको बताया था, कार्बन का जो अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट, ठीक है, एंड बोरोन, बोरोन भी इसी में आ जाता है, एक्सेप्शन में आता है। इन सभी का जो गलनांक है या मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, बहुत ज्यादा हाई है। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका एक्सेप्शन है। इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर लेते हैं, तो इसमें टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। अब फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर खत्म हो गई है, मैंने आपको सारी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ा दी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो नॉन मेटल्स है वो कैसी होती हैं, सॉफ्ट होती हैं, फ्रगाइल होती हैं, ठीक है, नॉन लस्टरस होती है, यानी कि चमकदार नहीं होंगी। इसके साथ साथ हमने और क्या यहाँ पर पढ़ा है, नॉन सोनरस होंगी, इनका मेल्टिंग और जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये सारी की सारी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। अब हम पढ़ लेते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज जो है नॉन मेटल्स की, इनके पास टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। मैंने आपको बताया था जो धातुएं होती है, उसके बाद यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज में टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, मैंने आपको बताया था जो मेटल्स होती हैं उनमें क्या होती है, मतलब ये क्या करती है, जल्दी से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको क्या कर देती है, ड्रॉप कर देती है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं वो क्या करती है, बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को ले लेती हैं। तो इसीलिए इनमें क्या पाई जाती है, ऐसी क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। अधातुओं में धातुओं से अभिक्रिया करके इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने अथवा शेयर करके इलेक्ट्रॉन विन्यास बनाने की प्रवृत्ति होती है। यानी कि इनके जो बाहरी सेल होता है उसके अंदर ये या तो 4 को कंप्लीट कर लेती है या 8 को कंप्लीट कर लेती हैं और क्या बना देती हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कंप्लीट करती हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 का होता है, 4 का होता है, 8 का होता है। तो इनके पास ऐसी पावर होती है कि क्या करेंगे, दूसरे से या मेटल से क्या लेती हैं, अपने जो इलेक्ट्रॉन है वो ग्रहण कर लेती हैं और अपने ऊपर एक आयन बना लेती हैं, नेगेटिव आयन बना लेंगे, क्योंकि इन्होंने उनसे क्या लिया है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं। तो और अपना जो सेल है उससे क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। तो इनके पास टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण करने की। यहाँ पर जैसे हाइड्रोजन है और हीलियम है, ये इसके एक्सेप्शन है, क्योंकि इनका जो भारी कक्ष है उसमें सिर्फ 1 या 2 इलेक्ट्रॉन ही पाए जाते हैं, इसलिए ये या तो दे भी सकती है और या ले भी सकती है, लेकिन इसमें हम इसे एक्सेप्शन में रखते हैं। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके अपने ऊपर नेगेटिव आयन बनाती है, जैसे ये एग्जाम्पल दे रखा है 1 इलेक्ट्रॉन का। इसके बाद है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कोवोलेंट बॉन्ड बनाने के दौरान साझा किए गए इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्या होती है, उच्च प्रवृत्ति होती है। ये दूसरे इलेक्ट्रॉन को क्या करती है, अपनी ओर अट्रैक्ट करती है और अपने ऊपर क्या बना लेती हैं, एक अनायन का निर्माण कर लेती हैं। ठीक है, तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है इनके पास में। ऑक्सीजन से रिएक्शन, यहाँ पर आपका मेन पॉइंट है ये क्या करती है, ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है। अधातुएं जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या करती है, अधातु ऑक्सीजन का निर्माण करती है। अधातु अम्लीय और उदासीन प्रवृत्ति की होती है, जैसे यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन की जो रिएक्शन हो रही है और क्या बन रहा है, यहाँ से CO2 बन रहा है। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रिएक्शन हो रही है तो क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। H2O क्या है, यहाँ पर उदासीन है। ठीक है, तो आपको ये याद रख लेना है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, या तो अम्लीय प्रवृत्ति का कुछ सब्सटेंस बना रही है या फिर उदासीन न्यूट्रल बना रही है। ठीक है, इसके बाद H2O के साथ रिएक्शन करके जो नॉन मेटल्स है वो किसका निर्माण करती हैं, यहाँ पर मैंने लिखा है, यहाँ पर जो यहाँ H2O के साथ रिएक्शन, लेकिन जो अधातुएं हैं नॉन मेटल्स है ये सामान्य वाटर के साथ में क्या नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती हैं, सामान्य जल के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, परंतु अधातु ऑक्सीजन जल से रिएक्ट करके जल का निर्माण करती हैं। तो CO2 प्लस H2O, यहाँ पर H2CO2 का निर्माण हो रहा है, तो H2O के साथ रिएक्ट करके, यानी कि सामान्य जल से रिएक्ट नहीं करेंगे, ऑक्सीजन जल से रिएक्ट करके अम्ल का निर्माण करती है। तो यहाँ पर क्या बना रही है, ये अम्ल बनाती हैं। ठीक है, तो एसिड का निर्माण करेंगी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। फास्फोरस को जब यहाँ नेक्स्ट पॉइंट लिखा है मैंने, जो फास्फोरस होता है उसे क्या किया जाता है, जल में डुबो कर रखा जाता है, क्योंकि अगर हम इसे एयर की प्रेजेंस में खुला रख देते हैं तो ये
जलने लगता है। तो यहाँ पर एक नॉन मेटल ऐसी भी है जिसे वायु की प्रेजेंस में खुला नहीं रखा जाता। जैसे मैंने आपको मेटल्स में बताया था, मेटल्स में दो ऐसी धातुएं थी जिन्हें हम हवा में खुला रखते हैं तो वो आग पकड़ लेते हैं, जैसे सोडियम था और पोटाशियम था। वैसे ही नॉन मेटल में आपका फास्फोरस है, जिसे हम अगर खुला रख देते हैं तो वो जलने लगता है, इसलिए इसको जल में डुबो कर रखा जाता है, उन्हें तेल में डुबो कर रखा जाता था। अब रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके क्या बनाती है, ये हमने बहुत बार पढ़ा है। मेटल नॉन मेटल की जब रिएक्शन होती है तो वो एक उदासीन प्रक्रिया का निर्माण करती है। तो यहाँ पर लिखा है रिएक्शन विद मेटल्स, मेटल्स के साथ में रिएक्शन करके हमें क्या रिजल्ट मिलता है। तो धातुओं के विपरीत अधिकतर अधातुएं तनु एसिड्स के साथ अभिक्रिया नहीं करती, क्योंकि एसिड्स में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने की प्रवृत्ति होती है, जबकि अधातु क्या करती है, इलेक्ट्रोनेगेटिव आना था यहाँ पर, क्योंकि ये क्या कर लेती है, अपने ऊपर नेगेटिव आयन बनाती है और नेगेटिव आयन बनाकर क्या करती हैं, इलेक्ट्रॉन को अपने ऊपर ग्रहण कर लेती हैं, किसी न किसी से क्या ले लेती हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेती हैं और अपने ऊपर एनायन बनाती है, इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनकी ज्यादा होती है। तो ये किसके साथ रिएक्ट करती है, मेटल्स के साथ में रिएक्ट करके, मतलब तनु एसिड्स के साथ ये रिएक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि अगर ये ऐसा करती हैं तो अम्ल जो होते हैं, एसिड्स जो होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस को रिलीज करने की पावर होती है। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट ये एग्जाम्पल लिखा है, जैसे C+H 4HNO3 है, तो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, NO2 बन रहा है और वाटर का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो इनके क्या प्लेस है, नॉन मेटल्स के पीरियोडिक टेबल में क्या क्या प्लेस है, ये मैं आपको यहीं पर एक्सप्लेन करके समझा दूंगी, फिर आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ने की नीड नहीं पड़ेगी। वैसे अगर आपका मन करता है पीरियोडिक टेबल पढ़ने का, तो 10th क्लास की NCERT में पूरा का पूरा पीरियोडिक टेबल दे रखा है, पूरा का पूरा चैप्टर दे रखा है। अगर आपका मन करता है पढ़ने को तो आप उसे जरूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि एग्जाम बनाने वाले का कुछ नहीं पता होता है, क्या पता आपके एग्जाम में क्या आ जाए। तो यहाँ पर लिखा है प्लेस ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स का जो प्लेस है पीरियोडिक टेबल में वो क्या होता है। जो यहाँ पर हाइड्रोजन ग्रुप है वो किस में आता है, वर्ग 1 में आता है, कार्बन वाला वर्ग 2 में है, यहाँ पर वर्ग 4 है, ये सॉरी 4 वाले में है, वर्ग 15 में आता है नाइट्रोजन और फास्फोरस, वर्ग 16 में है ऑक्सीजन और सिलेनियम, वर्ग 17 में हेलोजन ग्रुप है, जैसे क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो ये सब किस में आते हैं, आपसे ये पूछा जा सकता है कि हेलोजन जो है वो कौन से ग्रुप में शामिल है, तो आपको ग्रुप नंबर 17 टिक करना होता है। ग्रुप नंबर 18 में आपकी नोबल गैसेस आती है, जिसे हम इनर्ट गैसेस के नाम से भी जानते हैं, जैसे हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, जिनोन है, रेडोन है। ठीक है, ये सारी की सारी गैसेस कैसी है, ये सारी की सारी धातुएं कैसी हैं, ये वर्ग 18 में आते हैं। तो ये नॉन मेटल्स की ही श्रेणी में हम इसे काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पर प्लेसेस ऑफ नॉन मेटल्स इन पीरियोडिक टेबल मैंने आपको समझा दिया है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाती हूँ हाइड्रोजन के बारे में, ऐसे ही करके मैं आपको ऑक्सीजन और बाकी जितने भी अधातु है उनके बारे में पढ़ाती जाऊंगी। तो ये टोटल 20 हैं, जो जो इंपॉर्टेंट लगेंगे वो सारे मैं आपको करा दूंगी। लेकिन इस क्लास में ओनली आज मैं आपको हाइड्रोजन के बारे में पढ़ाऊंगी, अदरवाइज आपकी क्लास लेंथी हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास में जो जितने भी रह गए हैं वो नेक्स्ट क्लास में कवर कराने की मैं कोशिश करूंगी। तो यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की जो खोज है, सबसे पहला तो ये पूछा जा सकता है हाइड्रोजन की खोज किसने की थी, तो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन की खोज की थी। इसका परमाणु संख्या पूछी जा सकती है, परमाणु द्रव्यमान पूछा जा सकता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने, वैसे बहुत हल्का होता है ये, और हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाया जाता है हाइड्रोजन और हीलियम। हमारा जो यूनिवर्स है वो बना ही हाइड्रोजन और हीलियम के निर्माण से है। हाइड्रोजन की जो खोज है वो हेनरी कैवेंडिश ने की है। इसकी परमाणु संख्या की बात करें, यानी कि एटॉमिक नंबर की अगर हम बात करते हैं, तो इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, और एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान की अगर हम बात करते हैं तो इसका परमाणु द्रव्यमान 1.008 होता है। एटॉमिक नंबर भी 1 है और एटॉमिक मास अगर पूछा जाए तो 1.008 है। सामान्य ताप और दाब पर जो है ये गैसीय स्टेट में पाया जाता है। कौन सी स्टेट में होता है, गैसीय स्टेट में होता है। इसका जो गलनांक है वो 13.99 केल्विन होता है, और अगर हम इसके कवंथनांक की बात करें तो यहाँ पर इसका कवंथनांक 20.39 केल्विन होता है। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। यहाँ पर कवंथनांक बॉइलिंग पॉइंट है, गलनांक मेल्टिंग पॉइंट है। इंग्लिश वाले भी होते हैं ना यहाँ पर, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाती हूँ इनमें, गलनांक में, कवंथनांक में, क्योंकि ये हिंदी वाले जो वर्ड है ना ये थोड़े मुश्किल है। इसको कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिन्हें हमें इंग्लिश में याद कर लेना चाहिए। तो मेल्टिंग पॉइंट की अगर बात की जाए, हाइड्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट है 13.99 केल्विन, यानी कि -259.16 डिग्री सेल्सियस।
मंथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो वो 20.39 केल्विन है, यानी कि -52.86 डिग्री सेल्सियस। हाइड्रोजन जो आपसे पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन कौन सी भाषा का शब्द है, तो हाइड्रोजन जो है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। हाइड्रो का मतलब होता है वोटर और जीन्स का मतलब होता है निर्माण, यानी कि वोटर बनने की एक प्रक्रिया या वोटर निर्माण की प्रक्रिया, जिसे हम क्या कह देते हैं, हाइड्रोजन। इसका मीनिंग यही होता है कि वोटर बनने की प्रक्रिया। तो जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है वो एक साथ मिलते हैं तो किसका निर्माण कर देते हैं, वोटर का निर्माण करते हैं, जिसे हम H2O के नाम से जानते हैं। H2 का परमाणु स्ट्रक्चर जो है वो सबसे सिंपल होता है, क्योंकि ये सिर्फ ऐसे बनता है, क्योंकि इसके पास ओनली वन ही इलेक्ट्रॉन होता है, वन प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन इसके पास में 0 होता है। तो इसके 3 समस्थानिक होते हैं, ये आपके इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे भी गए हैं। 3 समस्थानिक्स में से आपसे प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रीटियम पूछा जाता है। प्रोटियम की अगर हम बात करते हैं, प्रोटियम में इसके पास में ओनली 1 होगा, 1 इसके पास प्रोटियम में इलेक्ट्रॉन है, 1 ही इसके पास प्रोटॉन है और 0 क्या है, न्यूट्रॉन है। तो पहले वाला क्या है, प्रोटियम। प्रोटियम में क्या है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, प्रोटियम भी 1 है और न्यूट्रॉन कितना है, इसके पास में 0 है। ड्यूटेरियम की बात करते हैं तो ये सबसे भारी होता है, इसे हम भारी वोटर के नाम से भी जानते हैं, भारी जल के नाम से भी जानते हैं। तो ये क्या है यहाँ पर, जिसे हम D2O के नाम से जानते हैं, भारी वोटर होता है वो। ड्यूटेरियम जो है ये हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक, हम कह सकते हैं कि क्या है, हाइड्रोजन का भारी समस्थानिक है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, एक यहाँ पर प्रोटॉन होता है और एक इसमें क्या है, न्यूट्रॉन पाया जाता है। तो ड्यूटेरियम इज वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसे डबल स्टार लगा लेना। इसके बाद है ट्राइटियम। ट्राइटियम में 3 समस्थानिक देख रहे हैं यहाँ पर आप, यहां पर इसको लिखेंगे H3 1 इलेक्ट्रॉन होगा, 1 प्रोटॉन होगा और 2 क्या होंगे, इसके पास में न्यूट्रॉन होंगे। इसके बाद हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्का तत्व होता है, यूनिवर्स में सबसे हल्का कोई भी तत्व पाया जाता है तो वो हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जो है ये अक्षारीय धातुओं और हैलोजन ग्रुप के गुण प्रदर्शित करता है, यानी कि कहीं कहीं पर ये एसिडिक नेचर दिखाता है और हैलोजन ग्रुप जैसा होता है। सभी अक्षारीय धातुओं के समान हाइड्रोजन भी क्या, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो धातुओं के साथ रिएक्ट करता है और उसमें उपस्थित ऑक्सीजन के साथ मतलब संयुक्त होकर क्या बना देता है, वोटर का निर्माण करता है, रिड्यूस कर देता है बाकी सब्सटेंस को और अपने साथ ऑक्सीजन की रिएक्शन करके फटाफट क्या बना देगा, वोटर बना देगा। ठीक है, तो H2O का निर्माण करेगा और एसिडिक नेचर का होगा। हैलोजन जैसे ग्रुप की इसमें क्वालिटीज पाई जाती हैं। इसके बाद यहां पर है 4FeO प्लस 4H2, इससे क्या बन रहा है, 4Fe और 4H2O बन रहा है। उसी प्रकार हैलोजन तत्व जो है वो धातुओं के साथ अभिक्रिया करके धातु हैलाइड्स का निर्माण करते हैं। जितने भी हैलोजन ग्रुप्स हैं वो क्या करते हैं, धातुओं के साथ रिएक्ट करते हैं, उनके साथ रिएक्ट करके क्या बना देते हैं, हैलाइड्स बना देते हैं। उस प्रकार हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके धातु क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, तो यहां तक की आपकी क्लास अभी आगे और भी है, तो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, मुझे लगा कंप्लीट हो गई है। तो ये बस लास्ट पेज है आपका, इसे और हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हमारा जो हाइड्रोजन से रिलेटेड था ना वो सारा, हमारी लाइट चली गई इसलिए मुझे कैमरा को ऑफ करना पड़ा और मैं मतलब शाम को वीडियो बना रही हूँ ये, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो बिना कैमरे के सुन लो, थोड़ी सी वीडियो रहती है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्रोजन की व्यापकता, यहाँ पर लिखा है ब्रह्मांड में उपस्थित 90% परमाणु जो है, मतलब 90% परमाणु तथा 75% द्रव्यमान हाइड्रोजन से निर्मित है। यहाँ पर सूर्य तारों में सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन पाया जाता है, यानी कि स्टार्स में, सन्स में सबसे ज्यादा क्या पाया जा रहा है, हाइड्रोजन पाया जा रहा है। जुपिटर जो है, जुपिटर का सबसे ज्यादा भाग किससे मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन से ही मिलकर बना है। H2O जो है ये वोटर होता है, तो ये H2 और O2 के यौगिक से मिलकर बनता है, इसे हम यूनिवर्सल सोलवेंट के नाम से जानते हैं। और हमारी अर्थ पर ये 71%, आपको पता है हमारी अर्थ पर 71% पानी पाया जाता है और पानी की जो स्पेसिफिक हीट है वो सबसे ज्यादा होती है। वाहनों में ये कूलेंट के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद यहाँ पर ये हैवी वाटर D2O का फॉर्म, D2O जो है वो हैवी वाटर होता है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है कि जो D2O है उसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की है हेराल्ड उरे ने। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा आपसे, जो हैवी वाटर है उसकी खोज किसने की है, तो ये हेराल्ड उरे ने इसकी खोज की है, याद रख लेना है। नॉर्मल डेंसिटी, इसकी जो डेंसिटी है वो सामान्य वोटर से क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये कैसा वोटर है, भारी वोटर है।
न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में, स्पेक्ट्रोस्कोपी में इसका यूज किया जाता है। अब आपसे पूछा जा सकता है जो ये भारी वोटर है D2O है, इसका यूज कहां पर किया जाता है? तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में इसका यूज होता है और इसके साथ साथ स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी इसका यूज होता है। इसके बाद है यूजेस ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के यूज क्या क्या है? ये अंतरिक्ष में फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है, तो आपको याद रखना है किसकी तरीके से यूज किया जाएगा। ये स्पेस में मतलब अंतरिक्ष यान जो होते हैं, जो अंतरिक्ष में यान जाते हैं, उनमें फ्यूल के रूप में हाइड्रोजन का यूज होता है। अमोनिया का अगर सिंथेसिस करना है, संश्लेषण करना है, उसमें इसका यूज होगा। फ्लैट ग्लास शीट में यूज होगा, सिलिकॉन चिप में यूज होता है, और यहाँ पर ये एनवायरमेंट फ्रेंडली जो सेल बनाए जाते हैं उनमें यूज होता है। आपको पता है आजकल जो हाइड्रोजन वाली गाड़ियां हैं, हाइड्रोजन रहित गाड़ियां मतलब हाइड्रोजन वाली गाड़ियां, ये सारी ना अभी थोड़ी ट्रेंड में आ रही हैं, क्योंकि जो हाइड्रोजन है वो पोल्यूशन नहीं करेगा और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है। तो एनवायरमेंट फ्रेंडली सब्सटेंसेस में भी किसका यूज कर लेते हैं हम? हाइड्रोजन का यूज कर लेते हैं। तो ये आपकी जो क्लास थी वो यहाँ पर आज खत्म हो गई है। आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी, आपके लिए इंपॉर्टेंट रही होगी। एक बार इसको रीड कर लेना। 4-5 क्लासेस के बाद हमारी केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद 10-15 दिन में मैं आपको बायोलॉजी या फिर फिजिक्स करा दूंगी एंड 10-15 दिन में आपका जो दूसरा टॉपिक होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे हमारी साइंस भी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो आप हमारे चैनल के साथ लास्ट तक बने रहें और जो भी प्रिपरेशन कराए उसे हमारे चैनल के साथ जोड़े रखें। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक्स के साथ में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रह सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।